हेलो किड्स, वेलकम बैक टू इम्पल्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th के कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं टोटल दो टॉपिक्स को इंक्लूड करूंगा। जो हमारा पहला मेजर टॉपिक होगा वो होगा हमारा पैरालेक्स मेथड। ठीक है, पैरालेक्स मेथड इज अ मेथड यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एंड सेकेंड थिंग हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, ये दो चीज पढ़ेंगे। ये जो सेकंड टॉपिक है ये एक माइनर टॉपिक है, छोटा टॉपिक है जिसमें ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे हम। बट जो पहला टॉपिक है ये है आज के क्लास का मेजर टॉपिक। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने पहले मेजर टॉपिक पैरालेक्स मेथड के साथ। पैरालेक्स मेथड होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसको कहां पे यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैरालेक्स मेथड के बारे में। तो फर्स्ट थिंग आती है हमारे पैरालेक्स मेथड के अंदर कि इसका यूज क्या है। ठीक है, पैरालेक्स मेथड किस लिए यूज होता है। सो इट इज यूज्ड टू मेजर large distance, या फिर आप लार्ज की जगह अगर वेरी लार्ज भी लिख देते हो तो कोई गलती नहीं होगी। बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम पैरालेक्स मेथड का यूज करते हैं ना। आप पूछोगे सर बहुत लंबी डिस्टेंसेस, चलो ठीक है, बट इट इज नॉट स्पेसिफिक कि किस टाइप की। 100 किलोमीटर को हम वेरी लार्ज डिस्टेंस बोल रहे हैं, 1000 किलोमीटर को बोल रहे हैं, कि कितनी बड़ी डिस्टेंस। तो मैं आपको बता देता हूं, डिस्टेंस ऑफ planets and stars from अर्थ। मतलब अर्थ से अगर कहीं बहुत दूर कोई प्लैनेट और स्टार है तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ ये मेजर करने के लिए हम पैरालेक्स मेथड बताते हैं। सो अब आपको समझना है कितनी बड़ी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। हम यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने की बात कर रहे हैं, हम टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को देखने की बात कर रहे हैं जो हमारे प्लैनेट से बहुत ज्यादा दूर है। हम अपने प्लैनेट के स्कोप से भी बाहर चले गए। अब हम सोलर सिस्टम के स्कोप पे हैं कि जो चीज सोलर सिस्टम में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सन या फिर कोई और बहुत दूर प्रेजेंट स्टार, ठीक है, जिसको हम रात में ऐसे नेकेड आई से देखते हैं, छोटे छोटे देखते हैं, उसकी डिस्टेंस हमारे अर्थ से कितनी ज्यादा है, इसके लिए हम पैरालेक्स मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम पैरालेक्स मेथड यूज करेंगे। ये तो हो गई बात कि इसका स्कोप क्या है, ये मेथड का काम कहां आता है, किस लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि भाई पैरालेक्स आखिर होता क्या है, ये मेथड काम कैसे करता है ना। हम बात करते हैं कि पैरालेक्स आखिर होता क्या है, जिसके नाम पे मेथड है, ये मेथड काम कैसे करता है, या फिर पैरालेक्स होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो हम पैरालेक्स कुछ इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को इसी स्कोप पे आपका डिपेंडेंट है तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, मैंने इसीलिए ये डेफिनेशन लिखवाई है। ठीक है, पैरालेक्स का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पहले एक आंख को बंद करके देखते हो, ठीक है, फिर आप सेम ऑब्जेक्ट को आप दूसरी आंख बंद करके देखते हो। ये चीज आप अपने रूम पे अभी के अभी जस्ट नाउ ट्राई कर सकते हो। किसी थोड़े दूर प्रेजेंट किसी भी छोटे सा ऑब्जेक्ट को आप देखो, एक बार अपनी लेफ्ट आई क्लोज करो, देन नेक्स्ट टाइम अपनी राइट आई क्लोज करो, तो आपको क्या लगता है कि पोजीशन जो है
जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। अगर पहले मुझे पोजीशन ऑब्जेक्ट की ये दिख रही थी, पोजीशन ए दिख रही थी लेफ्ट आई क्लोज करने पे, तो राइट आई क्लोज करने पे मुझे इसकी पोजीशन समवेयर डिफरेंट बी पॉइंट पे दिख रही है। ठीक है, ये चीज आप अभी के अभी ट्राई कर सकते हो, ये रेगुलरली होता है। इसलिए हम जब किसी भी चीज पे एम लगाते हैं तो एक आंख को बंद करके लगाते हैं, ठीक है, जिससे उसकी एक सिंगल पोजीशन दिखे। दोनों आंख से देखेंगे तो हमारा पोजीशन एम एग्जैक्ट नहीं बैठता। इसलिए हम जब जब भी शूटिंग करते हैं या फिर आर्चरी करते हैं तो हम अपनी एक आंख को बंद कर लेते हैं, जिससे हमको सिर्फ एक सिंगल पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट दिखे और वो हम क्लियरली एक आंख से एम कर सके। ठीक है, तो जब हम एक आंख को बंद करते हैं, लेफ्ट आई को क्लोज करते हैं, तो मुझे ऑब्जेक्ट समवेयर हियर यहां पे दिखाई देता है, और जब मैं राइट आई को क्लोज करता हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है ए पॉइंट और बी पॉइंट पे। सो ये होता है हमारा पैरेलैक्स। अब आप बोलोगे सर इससे हम स्टार्स या फिर प्लैनेट की डिस्टेंसेस कैसे निकाल सकते हैं? ये तो एक छोटा सा शिफ्ट है, इससे हम प्लैनेट्स या फिर स्टार की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो अब हम आ जाते हैं कि ये मेथड कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारा पैरेलैक्स। इस पैरेलैक्स पे डिपेंडेंट मेथड को हम पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। अब हम इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखो भाई बहुत सिंपल सी वर्किंग है, डरने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको यहां से कोई भी स्टार दिखता है, एक सिंगल पॉइंट के बराबर का स्टार दिखता है, बहुत छोटा सा दिखता है। ठीक है, तो हम इस स्टार को देख रहे हैं, हम यहां अर्थ पे खड़े हैं, तो हम क्या हो गए? हम तो हो गए भैया ऑब्जर्वर। हम क्या हो गए? हम हो गए ऑब्जर्वर। अब हम देखेंगे इसकी लोकेशन। तो एक बार मैंने लेफ्ट आई को क्लोज किया तो मुझे वो स्टार, हम अज्यूम कर रहे हैं अभी हम प्लैनेट नहीं, हम सिर्फ कोई एक स्टार देख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे वो स्टार एट लोकेशन ए दिख रहा है जब मैंने लेफ्ट आई को अपनी क्लोज किया। और अब मैंने लेफ्ट आई ओपन किया और राइट आई को क्लोज किया तो मुझे उसकी पोजीशन समवेयर हियर एट पॉइंट बी दिख रही है। अब मैंने बोला कि ये हो गई पोजीशन शिफ्ट। तो ये है हमारी पोजीशन शिफ्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। नाउ डिस्टेंस क्या होगी आपके और स्टार के बीच में? ये होगी क्या डिस्टेंस आपके और स्टार के बीच में? तो इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी से डिनोट कर देता हूं। ठीक है भाई, इसको मैं, और दोनों टाइम पे चाहे आप लेफ्ट आई को क्लोज करके देखो चाहे राइट आई को क्लोज करके देखो, आपके स्टार का जो आपसे डिस्टेंस है वो तो अभी चेंज नहीं होगा, वो तो एज इट इज रहेगा। सो हमने बोला कि दोनों आई को क्लोज करने पे जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं वो इक्वल है, एंड दैट इज कैपिटल डी। अब देखो यहां पे एक कहानी बनती है कि शिफ्ट का कुछ ना कुछ यहां पे एंगल बन रहा होगा, लेट दैट एंगल बी थीटा। ठीक है, थीटा एंगल बन रहा होगा आपके दो अलग अलग विजन में, एक लेफ्ट आई के विजन में और राइट आई के विजन में एक कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। दो लाइंस के बीच में हमेशा एंगल बनता है until and unless they are parallel। ठीक है, सो ये हमारा एंगल बना थीटा। अब ये तो हो गई हमारी मेथड, इस तरीके से काम होता है। अब यहां पे हम ये शिफ्ट मेजर कर लेते हैं और ये थीटा मेजर कर लेते हैं, और उसके बाद डी की हमको मेजरमेंट मिल जाती है। अब देखना कैसे मिलती है, डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई इसमें हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जो हमने बचपन में पढ़ा था, आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये मान लेते हैं हम ए और बी पॉइंट है, ये है सेंटर। ठीक है, मान लेते हैं कि आप सेंटर पे खड़े हो, तो ऑब्जर्वर कहां है? सेंटर पे। ए बी आर्क होती है, ये जो थीटा है ये क्या है आपका? एंगल सस्टेंडेड बाय द आर्क। अब यहां पे हमने आई गेस 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, दैट अगर मैं इसको रेडियस बोलता हूं, इस डायग्राम में वो रेडियस क्या है? कैपिटल डी, और मैं इसको आर्क लेंथ बोलता हूं, आर्क लेंथ हमारे डायग्राम में क्या है? स्मॉल बी।
तो हम क्या बोलते हैं, दैट एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ पे आर्क लेंथ क्या है, b, और रेडियस क्या लिया हमने, कैपिटल D। अब देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो जो आर्क है आपका वो एक सर्कल का पार्ट है तो कर्व्ड है, और यहाँ पे जो आपने लाइन ली है वो तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपने इन दोनों को सिमिलर कैसे बोल दिया। यहाँ पे एक और कहानी आती है जो मैं आपको यहाँ कॉर्नर पे बता रहा हूं। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर आपका एंगल बहुत छोटा है, क्योंकि इसे बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, और शिफ्ट कितना ही होगा, थोड़ा सा शिफ्ट होता है, बहुत ज्यादा शिफ्ट आपको मिलता नहीं है, तो एंगल जो होता है शिफ्ट एंगल वो बहुत ही कम होता है। थीटा की जो वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है, लेस देन 1 डिग्री होती है। सो थीटा इज लेस देन 1 डिग्री। इन दैट केस हम इस कर्व को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं सर्कल का, इस सर्कल का एक बहुत छोटा सा पार्ट, तो यहां पे क्या आपको कर्व समझ में आएगा, आंसर है नहीं समझ में आएगा। वो हमको ऐसा दिखता है कि जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम ये बी और इस बी को इक्वल मान सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि ये थीटा बहुत छोटा है, और ओरिजिनलिटी में भी ये थीटा बहुत छोटा ही होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो b है ये काफी छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू d। तो इसलिए हम बोल सकते हैं भैया b का जो अगर आप कर्व लेना चाह रहे हो तो कर्व हटा के आप उसको स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो, कोई लफड़ा नहीं होगा ना। इस फंडे से हमारे पास एक फंडा बना, वो क्या था, दैट थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल D। इसको हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल D। मतलब स्मॉल b है हमारा शिफ्ट, और D क्या है हमारा, डिस्टेंस। स्मॉल b है शिफ्ट, D है डिस्टेंस, एंड थीटा क्या है हमारा, थीटा है हमारा एंगल ऑफ शिफ्ट। ठीक है भाई, ये तो हो गई हमारी छोटी सी कहानी। अब इफ वी नो दिस शिफ्ट एंड दिस एंगल, तो क्या मैं ये d की वैल्यू निकाल सकता हूं, आंसर इज यस। सो इसको मैं थोड़ा सा जंबल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, d इज इक्वल्स टू b अपॉन थीटा। This is the expression for what, parallax method. This is the expression for parallax method. D is equals to small b upon theta। ये होता है एक्सप्रेशन आपके पैरालेक्स मेथड का, जिसमें d है हमारा डिस्टेंस ऑफ दैट टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर कहां पे, मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं अर्थ पे खड़ा हूं। सो मेरे से लेकर उस स्टार की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस होगी अर्थ से लेकर उस स्टार की। ठीक है ना। b क्या होगा, b होगा हमारा शिफ्ट, जो मुझे स्टार में शिफ्ट दिखा, कितना बड़ा शिफ्ट दिखा, वो होगा हमारा शिफ्ट, एंड दिस थीटा विल बी द एंगल ऑफ शिफ्ट। ये तो हो गई हमारी पैरेलैक्स मेथड की कहानी। इससे हमने क्या निकाला कि डिस्टेंस ऑफ स्टार हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब मैं ये सारी कहानी रख के कुछ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कहानियां बता देता हूं अबाउट पैरेलैक्स मेथड। ये हो गया हमारी वर्किंग की, पैरेलैक्स मेथड से हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास मिला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू b अपॉन थीटा। बट
सिर्फ इतनी ही कहानी नहीं है पैरेलैक्स, मुझे कुछ प्लैनेट की डिस्टेंस भी पता है। सो इफ वी नो दिस डी, तो यहां पे लिख देता हूं इफ डी इज नोन, या फिर आफ्टर फाइंडिंग डी वी कैन ऑल्सो फाइंड the angular size, the angular size of any planet or star। एंगुलर साइज मतलब प्लैनेट या फिर स्टार है, सो उसका कुछ ना कुछ साइज होगा, तो वो साइज आपके विजन पे कितना एंगल फॉर्म कर होता है आपका एंगुलर साइज। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि हमारा एक प्लैनेट है, ठीक है, ये चीज मेंशन कर लो, फिर मैं इसका डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ डी इज नोन वी कैन ऑल्सो फाइंड द एंगुलर साइज ऑफ एनी प्लैनेट और स्टार। अब देखो भाई कैसे, ठीक है, ये आपका एक बड़ा सा प्लैनेट, प्लैनेट एक पॉइंट साइज तो होता नहीं, तो अगर मैंने ये डी को फाइंड कर लिया है, सो यहां से एक दूसरा मेथड का यूज करते हुए ये एंगल मैं मेजर कर लूंगा और डी मुझे पता चल गया है, तो क्या मैं ये एंगुलर साइज मेजर नहीं कर सकता हूं कि प्लैनेट का कितना साइज होगा? आंसर इज यस, मैं कर सकता हूं, ठीक है। सो ये एक और यूज होता है आपके पैरेलैक्स मेथड का, इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, और अगर डिस्टेंस नोन है तो आप इससे क्या फाइंड कर सकते हो? आप इससे फाइंड कर सकते हो प्लैनेट का साइज। चलिए, ये तो कहानी हो गई हमारी पैरेलैक्स मेथड की, ये हमने समझ लिया। अब जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे फ्यू रेंज, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेंज की। रेंज का मतलब क्या है, हम किस टाइप की रेंज की बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने मिनिमम मास कितना देखा, सबसे छोटा मास कितना देखा है, और सबसे बड़ा मास क्या देखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास के रेंज की बात करूं, अगर मैं लेंथ के रेंज की बात करूं, तो स्मॉलेस्ट लेंथ मैंने कितनी मेजर की है और लार्जेस्ट लेंथ मैंने कितनी मेजर की है। सेम चीज होगा टाइम का, स्मॉलेस्ट टाइम हम कितना कह सकते हैं और लार्जेस्ट टाइम हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेंज ऑफ लेंथ से, ठीक है, कि लेंथ की क्या रेंज है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे छोटा जो हमने लेंथ का साइज देखा है वो है हमारा साइज ऑफ ए प्रोटॉन, नॉट इवन एटम। एटम के अंदर जो छोटा सा प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस के भी अंदर, हम उस सिंगल प्रोटॉन के साइज की बात कर रहे हैं। नाउ ये तो सबसे छोटी चीज हो गई। अब सबसे बड़ी डिस्टेंस की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। हमारा टोटल यूनिवर्स कितना बड़ा है, वो होती है हमारी मैक्सिमम साइज। इससे बड़ी साइज की चीज अभी तक तो हम गए नहीं है, वो भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब है कि टोटल यूनिवर्स हमको नहीं पता भाई कितना है, हम तो बोलते हैं इनफिनाइट साइज होता है यूनिवर्स का, हमको क्योंकि अभी इससे बड़ा साइज तो पता नहीं। कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, साइंटिस्ट ने वो साइज डिफाइन किया है जहां तक का यूनिवर्स के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। एट प्रेजेंट हम कितने दूर तक की, अर्थ से कितने डिस्टेंस तक की स्टडी कर सकते हैं, उसको हमने बोला है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के नाम से, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ प्रोटॉन इज ऑफ द रेंज ऑफ 10 raised to the power -15 मीटर्स। सो ये है स्मॉलेस्ट साइज, और एग्जैक्टली साइज ऑफ प्रोटॉन 10 raised to the power -15 मीटर नहीं होता है, बट 10 raised to the power -15 मीटर की रेंज में होता है, मतलब अराउंड 1 point something into this या फिर 3 point something into this।
इस टाइप की रेंज की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ रेंज की बात करें, एग्जैक्ट वैल्यूज की बातें नहीं करेंगे हम। नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब हमारे साइंटिस्ट ने हमारी लिमिट कितनी ज्यादा सेट करके रखी, कहां तक हम पहुंच सकते हैं, बस उसके आगे कुछ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। सो दिस इज 10 रेज टू द पावर प्लस 26 मीटर्स। 10 रेज टू द पावर 26 मतलब 1, आगे आप समझ गए हो 0 0 0 0 0 अप टू 26 टाइम्स। सो ये वो यूनिवर्स का साइज है जहां तक हम अगर पहुंच भी नहीं पाए तो एटलीस्ट चीजों के बारे में हम कुछ ना कुछ देख सकते हैं, उससे ज्यादा हमको दिखेगा भी नहीं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ है कि नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अवर ऑब्जर्वेबल। अब रेंज देखो भाई, -15 मतलब एक प्रोटॉन का साइज कितना छोटा होता है, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब कितने बड़े साइज की बात कर रहे हैं, नॉट इवन प्लैनेट, नॉट इवन सोलर सिस्टम, हम बात कर रहे हैं बहुत सारे सोलर सिस्टम को कैप्चर करने वाला एक बड़ा सा यूनिवर्स, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका रेंज ऑफ लेंथ। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और आएंगे, सो अब आएगा हमारा रेंज ऑफ मास। सो स्मॉलेस्ट मास जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया या फिर देखा है वो होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पे हमने प्रोटॉन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम सब ने केमिस्ट्री में बेसिक में पढ़ा है कि प्रोटॉन इज मच मोर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, अराउंड 1500 to 1600 टाइम्स ज्यादा हैवियर होते हैं। सो इसलिए हम प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे, हमने तो इलेक्ट्रॉन का भी मास निकाल लिया। सो ये है हमारा रेंज ऑफ मास। स्मॉलेस्ट चीज क्या होगी, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है वो भी हमने मेजर किया है। और सबसे बड़ी रेंज क्या होगी, मास ऑफ द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स का मतलब भाई ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही है, ठीक है। यहां पे हम किसी और यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहीं तक बात करेंगे जहां तक हमारी लिमिट है, हम उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। जहां तक हम पहुंच सकते हैं बस उसकी बात करो, उसके आगे आपको पता है कि है कि नहीं, उसके बारे में कोई कहानी नहीं है। सो जहां तक कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है सिर्फ वहां तक की बात करो, उसके आगे की कहानी तब करेंगे जब आप उसको देख पाओ, ठीक है ना। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं तो वो होता है 10 रेज टू द पावर -30 किलोग्राम्स की रेंज में होता है। 10 रेज टू द पावर -30 किलोग्राम मतलब कितनी छोटी वैल्यू हो गई। लेंथ में हम 10 रेज टू द पावर -15 तक ही पहुंचे थे, यहां हम और नीचे आ गए हैं, 10 की पावर -30 किलोग्राम तक की रेंज तक आ गए हैं। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम में क्या होता है हमारा मास ऑफ यूनिवर्स, जो बताया गया है हमें 10 रेज़ टू द पावर 55 किलोग्राम। अब भाई ये चीज जो है ये प्रैक्टिकली मेजर्ड चीज नहीं है, ये थ्योरेटिकल चीज है जो हमें बताई गई है। मास ऑफ यूनिवर्स का मतलब है जितने भी प्लैनेट, स्टार्स, सैटेलाइट और हमारा एस्ट्रॉइड्स वगैरह जितने भी अपने यूनिवर्स के कंपोनेंट है उन सबका टोटल मास करके अगर हम देखें तो अराउंड 10 रेज़ टू पावर 55 किलोग्राम की रेंज में आएगा। दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट और इसकी वैल्यूज तो हम पढ़ ही चुके हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये है हमारा रेंज। अब मास का रेंज तो भाई लेंथ के रेंज से भी बहुत ज्यादा हो गया। रेंज ऑफ लेंथ था -15 से लेकर 26 तक, मास का रेंज 10 टू पावर -30 से लेकर 10 की पावर 55 तक चला गया। सो बेसिकली मास में हमने और बड़ी रेंज सेट करके रखी है। अब हम इसके बाद बात करेंगे रेंज ऑफ टाइम के बारे में, ठीक है। रेंज ऑफ टाइम। नाउ टाइम की क्या रेंज होती है, स्मॉलेस्ट टाइम हम किसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट टाइम जो अभी तक डिफाइन किया गया है दैट इज द एज ऑफ
द मोस्ट अनस्टेबल एटम, एज ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल एटम। मतलब हम देखते हैं बहुत से स्टेबल एटम्स होते हैं जो बहुत सालों तक चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, कार्बन्स हो गए, ठीक है, ये काफी स्टेबल होते हैं, ये या फिर कंपाउंड बना लेते हैं बट स्टेबल हो जाते हैं, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। वहीं पे हम देखते हैं बहुत सारे रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं जो हर थोड़ी टाइम में अपने आप को ब्रेक करते रहते हैं। सो यहाँ पे बात की गई थी ऐसा एटम जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, जो तुरंत के तुरंत टूट जाता है, ठीक है, जो रुकना ही नहीं चाहता अपने फॉर्म में, वो रुकना ही नहीं चाहता, हम उसकी एज की बात कर रहे हैं। मतलब उसकी एज क्या होगी, वो बना और इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि तुरंत खत्म, ठीक है। सो दैट इज द एज ऑफ मोस्ट अनस्टेबल एटम। और मैक्सिमम टाइम हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम हम बोलते हैं एज ऑफ द यूनिवर्स। मतलब हमारा यूनिवर्स कितना ओल्ड है और कब तक रहेगा, उसको हम बोलते हैं हमारा मैक्सिमम टाइम, जो हम मेजर कर सकते हैं या फिर जो हम बात करते हैं अभी तक। इससे ज्यादा टाइम की बात नहीं करते, क्योंकि इससे बड़ी चीज है क्या आज के टाइम पे। आप खुद सोचो, इससे बड़ी कोई चीज आपने सोची है क्या कि जिसका टाइम आप यूनिवर्स की एज से ज्यादा निकाल लो। या फिर आपने ऐसा कोई टाइम सोचा है क्या जो आपके एक एटम, सबसे ज्यादा अनस्टेबल एटम के ब्रेक होने से पहले या फिर उससे कम टाइम में हो जाए, ऐसा कोई भी काम हमने नहीं सोचा। सो दिस इज योर रेंज, ठीक है। अब रेंज की वैल्यूज पे बात कर लेते। तो अब मैं टाइम की रेंज की वैल्यूज की बात करूं, सो एज, या फिर हम इसी को एक और चीज लिख देते हैं, वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं, बहुत सी जगह पे इस तरीके से मेंशन रहता है, सो डरने की जरूरत नहीं है। एज या फिर इसी को लाइफ स्पैन भी बोलते हैं। आपकी एज मतलब आप कितना रह सकते हो, लाइफ स्पैन भी मतलब आपका टोटल कितने ईयर्स तक आपका लाइफ है, ठीक है। सो बात सिमिलर है बट वर्ड्स थोड़े डिफरेंट है। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं इसकी वैल्यूज की। सो जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल एटम है उसका कितने टाइम तक लाइफ है, दैट इज 10 रेज टू द पावर -24 सेकेंड। अब ये टाइम आप सोच लो कितना छोटा होता है। हमारे लिए तो एक सेकंड का टाइम भी बहुत छोटा होता है, हमने एक सेकंड का भी डिवाइड कर दिया कितने, 10⁻24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उतने छोटे टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा टाइम जितना हम सोच नहीं सकते, ठीक है। इससे छोटे टाइम की हमने बात ही नहीं की, क्योंकि इससे छोटे टाइम की हमने कोई भी चीज ऐसी नहीं देखी जिसका टाइम इससे कम मेजर कर सके, ठीक है, इसलिए ये हमारी लिमिट है। अब मैक्सिमम की बात करें, सो मैक्सिमम है हमारा 10⁻17 सेकेंड। अब देखो भाई, बहुत से लोगों को मैंने देखा है इस बात में थोड़ा सा हैरान होते हैं, सर 10⁻17 सेकेंड कौन सा बहुत बड़ा टाइम है, नहीं है बहुत बड़ा टाइम। बट अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम पास करना पड़ेगा हमको। 10⁻17 सेकेंड्स को आप आवर्स में कंप्लीट कन्वर्ट करो, फिर उसको आप ईयर्स में कन्वर्ट करो, तो आपको पता चलेगा हम बहुत बड़ी वैल्यू की बात कर रहे हैं। 10⁻17, जैसे जैसे पावर बढ़ती है तो ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। अगर पावर 1 और 2 की बात करें 10 एंड 100, बट अगर पावर 5 और 6 की बात करें तो क्या हो जाता है, लाख एंड 10 लाख। दोनों के बीच में बहुत फर्क है, 1 लाख एंड 10 लाख के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है एज कंपेयर टू 10 और 100 के बीच में 90 एंड 9 लाख, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए जब ये पावर बढ़ती है ना तो ये चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का, सर ये तो बहुत छोटा टाइम है। इसको अगर किसी को भी लगता है, कोई भी इस टाइम को हल्के में लेना चाहता है तो कुछ नहीं करने का, सेकंड से इसको आवर्स में कन्वर्ट करो, आवर्स से इसको ईयर्स में कन्वर्ट करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज आपने बात कर ली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेंज की बात कर ली। यहां तक हमने समझ लिया कि टाइम मिनिमम मैक्सिमम, मास मिनिमम मैक्सिमम, लेंथ मिनिमम मैक्सिमम। अब हम
जहां पे हमने मास मिनिमम और मैक्सिमम की बात की है, वहां पे हम एक यूनिट की बात करेंगे जिसको हम बहुत सादा पढ़ते हैं बट एक्सप्लेन काफी कम करते हैं। क्या होता है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसको पढ़ पढ़ के हमको ये तो याद हो जाता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, बट उसका एक्सप्लेनेशन हम भूल से जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसका आप यूज तो बहुत बार करते हो बट पढ़ते बहुत ही कम हो। ठीक है, तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, अगर किसी को ये नाम से याद नहीं आया हुआ है तो अब मैं बता दूंगा तो आपको याद आ जाएगा। इसका सिंबल देख के, AMU, और इसका एक और सिंबल है, इसको U से भी डिनोट किया जाता है, तो डरने का नहीं, बट मैक्सिमम हम इसको AMU से डिनोट करते हैं। अब आपको काफी हद तक याद आ रहा होगा कि हाँ ये क्या है। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटम्स के मास को मेजर करने के लिए यूनिट बनाई जाती है। एटम मतलब बहुत छोटा मास होता है। अब इसको अगर मैं किलोग्राम या फिर ग्राम्स में लिखता हूं तो किलोग्राम और ग्राम काफी बड़ी यूनिट हो जाती है अगर हम उसको कंपेयर करें एक एटम से। तो जब हम एटम की बात करेंगे तो एटम के हिसाब की यूनिट बनानी पड़ेगी, कोई एक छोटी यूनिट। सो इसलिए हमने ये यूनिट बनाई, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU से भी इसको डिनोट किया जाता है और सिंगल यू से भी, स्मॉल यू से भी इसको डिनोट किया जाता है। बट हम याद रखेंगे ये AMU वाला, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है, ये बहुत कम जगह बताया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बट स्टिल दिस इज प्रेजेंट। नाउ एटम्स की अगर मैं बात करूं भाई, तो एटम का मास कितना होता है? एक एटम के मास की बात करते हैं तो डिपेंड करेगा कि कौन सा एटम है। कार्बन के एटम का मास अलग होता है, हाइड्रोजन के एटम का मास अलग होता है, इसलिए हम 1 AMU की बात करेंगे। 1 AMU के डेफिनेशन आप सबको याद होगी, अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12। C12 क्या है? कार्बन दो फॉर्म में मिलता है, कार्बन 12, कार्बन 14। तो कार्बन 12 एटम का जो मास आएगा उसके 1/12 मास की बात कर रहे हैं। दिस दैट इज नोन एज 1 AMU या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kilograms. This is the value of 1 atomic mass unit. अब देखो भाई, बहुत से लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं, अज्यूम करते हैं कि आपको याद होगा, बट रिवाइज करना जरूरी होता है क्योंकि हम ये चीज काफी बार भूल जाते हैं, ये कन्वर्जन हम भूल जाते हैं। सो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इसको अब ग्राम में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सो हमको मिलता है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आप पूछोगे सर ठीक है ये तो कन्वर्जन हम कर लेते हैं। मोस्टली एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो जल्दी कोई नहीं बताता, और मैंने मोस्ट कॉमन मिस्टेक देखी है जो बच्चे करते हैं, वो ये 10⁻⁻27 और -24 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब यूनिट की बात आती है तो किलोग्राम में -24 लिखाते हैं और ग्राम में -27 लिखाते हैं। तो इस चीज पे आपको खास ध्यान देना है कि अगर किलोग्राम की बात करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, और अगर मैं ग्राम में बात करूं तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है। ठीक है, 27 किलोग्राम्स में आएगा, 24 ग्राम्स में आएगा। ये तो हो गई हमारी बात एटॉमिक मास यूनिट की। तो आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो भी हमारा नया कंटेंट आता है वो आपको तुरंत के तुरंत पता चलेगा, और उसके साथ आप वीडियोस को देख सकते हैं और चैनल को साथ ही साथ आप सपोर्ट कर सकते हैं।
ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर से मिलते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।